जय हिंद। आइए आज हम लोग इतिहास का वीडियो पार्ट 2 देखेंगे, यानी इतिहास चैप्टर 1 का जो यूरोप में राष्ट्रवाद है इसके थ्योरी को कल हम लोग देखे थे वीडियो पार्ट 1। कल क्या देखे थे? कल देखे थे हम लोग, इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पार्ट 1 और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2, ठीक ना। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 देख चुके हैं, तो आइए हम लोग अब पार्ट 2 को देखते हैं। देखिए पार्ट 1 में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पार्ट 1 में हम लोग 1948 का क्रांति पढ़ चुके थे ना। हाँ, पार्ट 1 में हम लोग 1948 का क्रांति, और इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे इटली की क्रांति से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए क्या है, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। इटली जो है 19वीं शताब्दी में मात्र एक भौगोलिक व्यक्ति था, अभिव्यक्ति था। देखिए शताब्दी तो आपको हम समझा चुके हैं, इसके पिछले वीडियो में ही शताब्दी आपको हम समझा चुके हैं। ठीक, अभिव्यक्ति था जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुए करते थे, जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुए करते थे। स्वतंत्र का मतलब बिल्कुल आजाद राज्य, आजादी, इसको फुल आजादी, जो करने का मन वो आजादी थे। इस कारण वहाँ अलगाव भी की भावना थी। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। किसकी भावना? अलगाव की भावना। इटली के एक राष्ट्र के रूप में इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्या भी थी। इटली को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए, इटली को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए भौगोलिक समस्या तो थे ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे समस्या थी। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, इसका कहना। और क्या आपत्तियां थी, क्या समस्या थी? समस्या थी इटली और ऑस्ट्रिया जो था, इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो था, इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो था, जैसे विदेशी राष्ट्र का हस्तक्षेप भी जो था वो भी एक समस्या था, वहाँ का राष्ट्र बनने नहीं देने का। तो एकीकरण में इनका विरोध अवश्यंभवी था, असंभवी था। एकीकरण में इनका विरोध असंभव था, आवश्यक असंभव संभव ही नहीं था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। इधर राजधानी रोम जो है, कहाँ का राजधानी? इटली का राजधानी था कि फ्रांस का? कहाँ का राजधानी था रोम? तो ऑस्ट्रिया का राजधानी था रोम, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया का था कि फ्रांस का था? शायद फ्रांस का राजधानी रोम था। कहाँ है? रोम नहीं, ऑस्ट्रिया का राजधानी रोम था। भी पोप के प्रभाव में था, वो भी पोप के प्रभाव में आ चुका था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो। उसका इच्छा किसका? पोप का इच्छा था जो इटली में जो एकीकरण होगा वो हमारे स्वयं, हमारे नेतृत्व में, हमारे देखरेख में हो और धार्मिक दृष्टिकोण से हो, उसका इच्छा था। ना कि शासकों के नेतृत्व में, नहीं, शासक के नेतृत्व में नहीं होना चाहिए, उनका ये इच्छा था। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी और अनेक प्रकार के समस्या भी मौजूद थी। परंतु इनके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। वो जो है, इसके बावजूद भी, इतनी सारी समस्या के बावजूद भी 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही, यानी कि 19वीं शताब्दी का, यानी कि 1801 से ही आरंभ कब होता है? 1800 से। तो 1800 से आरंभ में ही, 1800 से ही, लगभग 1800 से ही हो रहा था। कौन सी? राष्ट्रीयता का विकास जो है इटली में लगभग 1800 से ही हो रहा था। 19वीं शताब्दी का मतलब 1800 का। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी वहाँ स्पष्ट रूप से पड़ा। इटली में जो घटना हुआ था उसका भी स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा। फ्रांस में जो घटना हुआ था उसका भी प्रभाव पड़ा था। कहाँ? इटली में। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नव नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण को जो एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से, यानी सामने से दिखाकर नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से ही सहारा दिया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सहारा हुआ उसका, बहुत बड़ा योगदान दिया। इटली जीतने के पश्चात, विजय का मतलब होता है जीतना। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया था।
ठीक ना। तो इसको नेपोलियन जो उस जीतने के बाद जब वो युद्ध जीत चुका था, वो एकीकरण जीत चुका था, युद्ध जीत चुका था, तो उन्होंने जीतने के बाद नेपोलियन ने इसे 3 राज्यों में गठित किया था। कितने राज्यों में? तो 3 राज्यों में गठित किया था। सिसपाइन गणराज्य, एगो था सिसपाइन गणराज्य, दूसरा था लिगुनियन तथा ट्रांसपोडेन, ये तीसरा, ये तीनों था, याद रखिएगा। ये अक्सर तो लगभग तो ये नहीं पूछा जाता है। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। उन्होंने यातायात व्यवस्था यानी कहीं जाने आने की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया और संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन ले आया। इन सभी कारणों से वहाँ जागृत आई। नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात, नेपोलियन का पतन कब हुआ था? नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में, ठीक ना। 1814 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हुआ था। पश्चात वियना कांग्रेस 1815 दोबारा इटली को पुराने रूप में लाने का उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया। सार्डिनिया और पिडमाउंट का एकीकरण कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में, ठीक। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। एकीकरण की दिशा तय होने लगी। इटली में से ही कुछ राज्य में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। वहाँ के कुछ राज्य में जो है सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन करने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन किया। एक गुप्त दल था, कार्बोनरी का गठन किया राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना किया। वो जो है छापामार युद्ध के द्वारा, छापामार युद्ध था, एक छापामार युद्ध का नाम था, उसके द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर दिया और गणराज्य की स्थापना कर दिया था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेल जोसेफ मेजिनी का संबंध भी इसी दल से था। मेजिनी का संबंध किस दल से था? तो याद रखिएगा, मेजिनी का संबंध किस दल से था? तो कार्बोनरी, किधर गया? मेजिनी का संबंध कार्बोनरी से था। ऑब्जेक्टिव आता है, जो मेजिनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी से दल से था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूत नहीं रहा। 1830 की क्रांति, जिन्हें हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति के भी नाम से जानते हैं, जो 28 जून 1830 को हुआ था, उसके प्रभाव से इटली भी अछूत नहीं रह सका था। यानी कि वो उसका प्रभाव इस पे भी आ गया और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। और वहाँ भी कहाँ पे? तो इटली में। फ्रांसीसी क्रांति, हाँ, इटली में क्या हुआ था? तो नागरिक आंदोलन वहाँ भी शुरू हो गया। मेजिनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। किसने? मेजिनी ने क्या किया? इसका फायदा उठाया, इस आंदोलन का फायदा उठाने का कोशिश किया। इस आंदोलन के ही उपयोग से, इसके ही माध्यम से वह उत्तरी इटली और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया। लेकिन जो है ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, इसके द्वारा इस नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजिनी को इटली से पलायन करना पड़ा और मेजिनी जो था उसको इटली से भागना पड़ गया। आइए अब मेजिनी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? मेजिनी के बारे में। मेजिनी होगा यहाँ। मेजिनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारकों का समर्थक और योग्य सेनापति था। किसका? मेजिनी जो था यह साहित्य गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति भी था, यो एक सैनिक भी था। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर समझ नहीं रखता था। वो जो है तत्काल में जो चल रहा था राजनीति, उसका बेहतर समझ वो नहीं रखता था, उसके पास नहीं था। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थी। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक था और व्यवहारिक गुण बहुत कम था। अपने पराजय के बाद वह, पराजय का मतलब होता है हारना, विजय का मतलब होता है जीतना। अपने पराजय के बाद यानी हारने के बाद भी मेजिनी ने
हार नहीं मानी, मेजिनी ने हार नहीं मानी। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव। क्या यंग इटली का स्थापना कब किया गया था? 1831 ईस्वी में। यंग इटली का स्थापना कब किया गया था? 1831 ईस्वी में। किसने किया था? तो मेजिनी ने। कब क्या था? तो 1831 ईस्वी में। किसने किया था? तो मेजिनी ने, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। जिसने नवीन इटली के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो प्रायद्वीप, इटली में जो प्रायद्वीप विदेशी था, विदेशी जो हस्तक्षेप कर रहा था उसको खत्म करना था, तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना, तथा उस देश में संयुक्त गणराज्य को स्थापित करना था। ठीक। सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजिनी यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। मेजिनी ने क्या किया? मेजिनी ने अन्य देशों में और देशों में जो चल रहा था, यूरोप के और देशों में जो चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन, उसको प्रोत्साहित किया। क्या किया? तो प्रोत्साहित किया। ठीक ना। तो सन 1948 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया, तो जब 1948 ईस्वी में फ्रांस देश को लेकर सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया, तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। मेटरनिख को भी ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजिनी का आगमन हुआ। उसके बाद जो है इटली के राजनीति में, इटली में जो राजनीति था उसमें पुनः मेजिनी का आगमन हुआ। किसका? तो मेजिनी का। मेजिनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। मेजिनी क्या चाहता था? मेजिनी चाहता था संपूर्ण इटली का एक गणराज्य बनाना, उसका एकीकरण करके एक गणराज्य को बनाना चाहता था। जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट नेतृत्व में सभी प्रांतों का विजय होगा। यहाँ विजय चाहता था। क्या चाहता? देखिए यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बनता है। क्या? जो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो चार्ल्स एल्बर्ट। कौन था? तो चार्ल्स एल्बर्ट क्या चाहते थे? चार्ल्स एल्बर्ट चाहते थे अपने ही नेतृत्व में सभी प्रांतों का विजय चाहता था, सभी जीत चाहता था। विजय का मतलब जीत था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने का पक्षधर था। उधर जो है पोप भी जो था वो इटली को धर्मराज बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचार के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। इस तरह जो है विचार के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का रास्ता अवरुद्ध हो गया था, बर्बाद हो गया था। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। वो क्या चाहते? वो क्या किए? देखिए उन्होंने क्या किया। इटली के कुछ भाग है उस पर आक्रमण किया। तो सार्डिनिया के शासक जो थे चार्ल्स एल्बर्ट, इसमें जो है इस आक्रमण में यानी इस युद्ध में वो हार गए, पराजय हो गए, हार गए। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। वहाँ जो है इटली में जो है जनवादी आंदोलन जो था वो जो उसको इसके द्वारा कुचल दिया गया। किसके? इटली से हस्तक्षेप से इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जो जन आंदोलन था वो उसको कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजिनी की भी पुनः हार हुई। इस प्रकार पुनः मेजिनी की भी हार हुई। वह पलायन कर गया। हार हुई तो वह भाग गया। मेजिनी भी हार गया और वहाँ से वो भाग गया। ठीक ना। उनके बाद अब पढ़ेंगे एकीकरण का द्वितीय चरण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे एकीकरण का द्वितीय चरण। ठीक ना। तो आइए देखते हैं क्या कहता है एकीकरण का द्वितीय चरण में क्या है। 1898 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे। 1898 तक जितने भी प्रयास किए गए थे इटली में एकीकरण के लिए वो सब असफल रहे, वो सफल नहीं हुआ। उनमें सभी में उनका हार ही हुआ। परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलन के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी। इन अथी के कारण, एकीकरण के कारण इटली में जो है जागरूकता जो है वो बढ़ रही थी। ठीक, बढ़ रही थी। और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र रही थी। राष्ट्रीय की भावना तीव्र का मतलब तेजी से बढ़ रहा था, यानी देशभक्ति तेजी से बढ़ रहा था, देश के प्रति प्रेम।
इटली सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। ये जो है शासक कहाँ का, विक्टर इमैनुएल जो है कहाँ का शासक था, पिडमाउंट का नया शासक। पिडमाउंट का नया शासक जो था, पहले कौन था, पहले तो था चार्ल्स एल्बर्ट ना। तो चार्ल्स एल्बर्ट जो वो तो छोड़ के भाग गया था ना, उसका पराजय हुआ था तो छोड़ के वो भाग गया था। ठीक है, मेजिनी भी भाग गया था। तो उनका नया शासक जो था कौन था, पिडमाउंट का नया सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक था विक्टर इमैनुएल। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। पिडमाउंट सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक कौन था, तो विक्टर इमैनुएल था, विचारधारा का था। वो कैसा था, तो वह राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा और उसके ही प्रयास से, उसके ही कोशिश से इटली का एकीकरण जारी रहा, चलता रहा। उसके ही कारण, उसी के मदद से एकीकरण चलता रहा। अपनी नीति के क्रियावादी अपनी नीति के क्रिया के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। हाँ, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर कौन नियुक्त किया था, याद रखिएगा। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर कौन नियुक्त किया था, तो विक्टर इमैनुएल। कब किया था, तो 1898 ईस्वी में। ठीक ना, कब, 1898 ईस्वी में। किसने किया था, तो विक्टर इमैनुएल ने। किसको किया था, तो काउंट काबूर को किस पद पर, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था काउंट काबूर। अब हम लोग पढ़ेंगे काउंट काबूर के बारे में। ठीक ना, तो काउंट काबूर कैसा था, क्या था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काबूर जो है, यानी काउंट काबूर जो है, वो एक सफल कूटनीतिज्ञ था और राष्ट्रवादी भी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। वह इटली के जो एकीकरण हो रहा था, इटली में जो एकीकरण हो रहा था, उस एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा वो किसी को मानता था, तो वो मानता था ऑस्ट्रिया को। किसको मानता था, तो ऑस्ट्रिया को। याद रखिएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगा। जो काउंट काबूर जो था, वो इटली में हो रहे एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था, तो ऑस्ट्रिया को मानता था। ठीक, अतएव उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने जो है, काउंट काबूर ने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए किससे हाथ मिलाया था, दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, किसके तरफ, तो याद रखिएगा, उसको हराने के लिए इन्होंने फ्रांस के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह नहीं किया था। देखिए, इसका कहना क्या हुआ, इसका कहना हुआ 1853 और 54 में जो युद्ध हुआ था, कौन युद्ध, क्रीमिया में। याद रखिएगा, 1853-54 में कौन युद्ध हुआ था, तो क्रीमिया युद्ध हुआ था। इस क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर ने क्या किया, देखिए, उन्होंने इसमें युद्ध में फ्रांस की तरफ से सम्मिलित हो गया, फ्रांस की ओर से युद्ध लड़ना शुरू किया। जबकि इसको जो है, उन्होंने, फ्रांस ने बोला भी नहीं था, फ्रांस ने मदद भी नहीं मांगा था, ये अपनी इच्छा से उसमें चला गया युद्ध फ्रांस की तरफ से लड़ने के लिए। इसके प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। इसके जो कारण है, काउंट काबूर को लाभ प्राप्त हुआ। क्या लाभ प्राप्त हुआ, आइए देखते हैं। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। और युद्ध जब समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो उनके बाद पेरिस में जो शांति सम्मेलन था, उसमें फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ, फ्रांस को ऑस्ट्रिया को तो बुलाया ही था, उसके साथ पिडमाउंट को भी बुलाया। किस लिए बुलाया, वो तो आगे देख लेंगे। इससे काबूर की महत्ता बढ़ गई, इससे जो है काबूर की महत्व बढ़ गई, इसकी महत्व जो है वो बढ़ गई। इस सम्मेलन ने काबूर ने इटली ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी घोषित कर दिया। इस सम्मेलन में क्या क्या, कौन सम्मेलन में, तो याद रखिए, पेरिस सम्मेलन में। कौन सम्मेलन में, तो पेरिस शांति सम्मेलन में काउंट काबूर ने क्या किया, तो काउंट काबूर ने ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी साबित कर दिया। ऑस्ट्रिया जो हस्तक्षेप कर रहा था, उसको गैरकानूनी घोषित कर दिया, गैरकानूनी साबित कर दिया। ठीक, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर आ गया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का, यानी पूरे यूरोप का ध्यान इटली की तरफ आ गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीतिज्ञ केवल संपूर्ण यूरोप को समस्या बना दी। इसी प्रकार से काबूर ने अपनी कूटनीतिक केवल पर संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया। उन्होंने अपनी समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया।
काबूर ने नेपोलियन तीसरा से भी एक शोध की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। क्या क्या? तो उन्होंने जो है फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य शक्ति यानी अपना सेना युद्ध में मदद करने का, सीधे समझिए ना, युद्ध में मदद करने का वादा किया। सैन्य शक्ति का मतलब सेना शक्ति, सेना देगा उसको, खुद का सेना उसको युद्ध में लड़ने के लिए उसका हेल्प करेगा, मदद करेगा। बदले में नीस और सेवाय नामक 2 रियासत काबूल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। बदले में जब उन्होंने सैन्य शक्ति देने का वादा किया, यानी युद्ध में मदद करने का वादा किया, तो बदले में नीस और सेवाय नामक 2 रियासत काबूल ने फ्रांस को देने का स्वीकार कर लिया। फ्रांस को देने के लिए मान गया, स्वीकार कर लिया, जो हम फ्रांस को दे देंगे। फ्रांस ने काबूल को यह भी आश्वासन दिया कि उत्तर तथा मध्य इटली देना स्वीकार कर लिया। जो हम उत्तर इटली और मध्य इटली उसको दे देंगे। तो फ्रांस ने काबूल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासत जनमत संग्रह के आधार पर पीडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। फ्रांस किसका विरोध नहीं करेगा? उत्तर इटली और मध्य इटली के रियासत जनमत संग्रह के आधार पर पीडमाउंट से मिलना चाहे तो वो जनमत संग्रह के आधार पर पीडमाउंट से मिलना चाहे तो भी वह विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबूल की आलोचना भी की जाती है। काबूल की आलोचना भी की जाती है कि उसने नीस तथा सेवई नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय असमिता के साथ भी नहीं था। उन्होंने नीस और सेवाय नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय असमिता के साथ भी नहीं था, उसके साथ नहीं था। यदि 2 प्रांत को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी। जैसे उन्होंने मध्य इटली और उत्तर इटली को खो भी देता और इटली में एकीकरण हो जाता तो वह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी लाभ थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूल की दृष्टि से संभव नहीं था। क्यों उपलब्धि था, क्यों लाभ था? तो फ्रांस के मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूल के दृष्टि से, काबूल मानता था कि फ्रांस के बिना हम ये इटली में एकीकरण नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। याद रखिएगा, सीमा संबंधी विवाद किसके बीच हुआ था? तो सीमा संबंधी विवाद ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1959-60 में। 1959 और 60 के बीच में किसके बीच हुआ था सीमा विवाद युद्ध? तो ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के बीच हुआ था, आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। युद्ध में जो है इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपना सेना उतार दी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह से पराजित होने लगी। जिसके कारण फ्रांस ने जो इटली के तरफ से फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के तरफ से जो पीडमाउंट के खिलाफ अपना सेना उतारा, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह से हारने लगी, पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया बड़े राज्य होने लगे। ऑस्ट्रिया उसके तरफ से आया था, पीडमाउंट के खिलाफ आया था। पीडमाउंट के तरफ से आया था, ऑस्ट्रिया के खिलाफ आया था। राज्य होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पीडमाउंट का कब्जा हो गया। हाँ, याद रखिएगा, सीमा संबंधी विवाद में ऑस्ट्रिया ने अपने कौन से राज्य को खो दिया था? किस पर पीडमाउंट ने कब्जा कर लिया था? तो किस पर? लोम्बार्डी राज्य पर। याद रखिएगा, लोम्बार्डी राज्य पर पीडमाउंट ने कब्जा कर लिया था
उसके बाद है, एक तरफ तो लड़ाई लंबी हो जा रही थी, एक तरफ लड़ाई लंबी हो रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद के घबराने लगा, इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता कावूड़ के समर्थन में बड़े जन सैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलन करता था, ठीक ना, आंदोलन करता था। किसके समर्थन में? कावूड़ के समर्थन में। उत्तर और मध्य इटली के जनता जो है कावूड़ के समर्थन में जन सैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलन करता था। अतः वेनेसिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सैन्य वापस बुला ली। नेपोलियन जो है उन्होंने अपनी सैन्य वापस बुला ली। कब? वेनेसिया विजय प्राप्त होने के बाद, वेनेसिया जीतने के बाद नेपोलियन ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। युद्ध हटने के बाद नेपोलियन तीसरा ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। कहाँ पर किसका अधिकार माना गया? तो लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का, याद रखिए, लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का और वेनेसिया पर किसका? वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया, ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया। अंततः जो इसके बाद भी इटली जो है एक बड़े राज्य के रूप में सामने आया, परंतु कावूड़ का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। कावूड़ का ध्यान कहाँ था? तो कावूड़ का ध्यान था मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर। अतः उसने नेपोलियन के सेवाएं प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय होने तथा इटली के राज्य का पिडमाउंट में विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है किस चीज़ का लोभ दिया? नेपोलियन को सेवाई प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट के युद्ध में फ्रांस को निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्य का पिडमाउंट में विरोध नहीं करने का आश्वासन लिया। बदले में नेपोलियन ने शर्त रखा। क्या शर्त रखा? जिन राज्यों का विजय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, मानते हैं, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन बदले में जिस भी राज्य पर विजय होगा उस पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। चूँकि उन रियासतों की जनता पिडमाउंट के साथ थी, क्योंकि वहाँ की जनता जो है पिडमाउंट के साथ थी, इसीलिए कावूड़ ने कूटनीतिज्ञ परिचय देते हुए उसे स्वीकार कर लिया। कोई दिक्कत नहीं। 1860-61 में कावूड़ ने और फिर से सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली को सभी रियासतों, कौन रियासत? परमा, मोडेना, टस्कनी आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे पुष्टि भी कर लिया। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जो है 60-61 में, कब? 60-61 में कावूड़ ने सिर्फ किसको छोड़ा था? तो रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासत को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे पुष्टि भी कर लिया। जनमत संग्रह करके भी पुष्टि कर लिया, क्योंकि उन्होंने शर्त रखा था जनमत संग्रह होना चाहिए। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा रहा था। उन्होंने किसके भय से, यानी भय का मतलब होता है डर, किसके डर से? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से। फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। उन्होंने कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मनी एकीकरण के समस्या से भी जूझ रहा था। दूसरी तरफ जो है ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण के समस्या से भी जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासत
का विजय, बाकी रियासत का विजय रोम में हो गया। सभी विक्टर इमैनुअल को शासक माना। उन्होंने जीत के बाद, कब जीत हुआ था तो याद रखिएगा 1862 ईस्वी में हुआ था। दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर, किस किस को छोड़कर, तो दक्षिणी इटली और रोम को और वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विजय हो गया। विजय रोम में हो गया। कहाँ हुआ, तो रोम में। और सभी ने विक्टर इमैनुअल को अपना शासक माना। किसको शासक माना, तो विक्टर इमैनुअल को अपना शासक माना। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गैरीबाल्डी। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गैरीबाल्डी। अगर गैरीबाल्डी को इस वीडियो में पढ़ लेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग 2.5 पेज का है। कितने का, 2.5 पेज का। देखिए, नहीं, लगभग 2 पेज का है। यहाँ तक है, उनके बाद यहाँ से यहाँ तक है, उनके बाद क्या, उनके बाद यहाँ तक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, इस वीडियो में हम लोग पढ़े वीडियो पार्ट 2। वीडियो पार्ट 2 में हम लोगों ने कुछ देखा, वीडियो पार्ट 2 ने हम लोग देख लिए। तो अगले आएगा वीडियो पार्ट 3, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।